हे देयर, दिस इज प्रांश वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर भैया। और किस पे? न्यूक्लियाई पे। ठीक है, तो देखो कल हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किए, उसमें हमने सीखा कि अल्फ़ा रे होती है जो निकलती है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। ठीक है, और ये अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन को जो मटेरियल रेडिएट करते हैं अपने अंदर से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी। ऐसे मटेरियल को रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, हालांकि मैंने बताई नहीं थी रेडियो एक्टिविटी। मैं मेरा ज़्यादा फोकस अल्फ़ा पार्टिकल पे और कॉन्सेप्ट समझाने पे रहा कल, है ना। कल लास्ट में हमने ये पाया कि मोमेंटम ऑफ वाई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा, बट वेक्टर की बात करें तो बोथ आर अपोजिट वेक्टर्स। कल हमने अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में ये भी जाना कि अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो हीलियम का न्यूक्लियस कम हो जाता है। कल हमने ये भी जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्टिंग फोर्स से बाइंड करके रखते हैं। कल हमने ये जाना कि प्रोटॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं व्हेन दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दीज फोर्सेस। और तीसरा भी है इसमें न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन भी एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। कल हमने ये जाना कि दिस न्यूक्लियर फोर्स इज टू मच स्ट्रॉन्गर देन किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम बोलते हैं इसको। ओके, कल हम बहुत सारी चीज़ जान पाए कि अल्फ़ा पार्टिकल डीके में जब चीज़ें होती हैं तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ओके, और कंजर्व रहता है मोमेंटम यदि, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। ठीक, आफ्टर रिलीजिंग। एक चीज़ और जानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल रिमेनिंग डॉटर, जिसको बोलते हैं डॉटर, है ना। आपने ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। और जो y था हमारा Z-2 और A-4, वो जो था वो था हमारा डॉटर, बच्ची थी इसकी, बच्ची है, डॉटर न्यूक्लियर। क्लियर है ये सब चीज़? बहुत बढ़िया। कल की बातें कल की हो गई, आज कुछ नया सीखते हैं और नाम डालिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लिया एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, कुछ ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक, चलिए ध्यान से देखो कुछ चीज़ों को। मान लीजिए टोटल एनर्जी Q है, टोटल एनर्जी इक्वल टू Q है, या इसको आप इनिशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, इनिशियल एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इक्वल टू Q, ये भी बोल सकते हो। ठीक, जो हमारी इक्वेशन थी कल कि भैया ZXA इज टेस्ट टू 2He4 प्लस Z-2 Y A-4। ठीक है, तो उसमें प्लस एनर्जी जो थी। ओके, तो हम ये बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी है वो Q है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो Q है ये 2 में बट जाएगा,
एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर वाई, है ना, क्योंकि इसके अलावा और कहीं एनर्जी जा नहीं रही। अभी हम ये मान लेते हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं कि लाइट में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब रीच होता है तो कोई लाइट वाइट नहीं होती, उसके बाद होती है गामा रेज में, ठीक है। यदि इतना सब कह दिया तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कल हमने लिखा था, बोलो हाँ, क्योंकि ना तो बोलता ही नहीं कभी कोई, मेरी क्लास में कोई ना बोलता है क्या? कभी कभी नहीं बोलता कोई, किसी से ही पूछ लो, कोई नहीं बोलता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। लेट्स सी पी कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है, सॉरी पी स्क्वायर है, इधर लिख दिया मैंने लेकिन इधर नहीं लिखा पी स्क्वायर। ओके, तो पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों का पी सेम होगा। कल हमने प्रूफ किया था पी अल्फा इक्वल टू पी वाई, तो पी ऊपर से यहाँ पे मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा इक्वल टू पी, क्या बचेगा? एम अल्फा एम वाई, एलसीएम यम अल्फा इंटू यम वाई, यम अल्फा प्लस यम वाई। बोले हाँ, सब बोले हाँ, सब बोले हाँ, ठीक ठीक। यहां से मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू? p स्क्वायर की, बल्कि p की भी नहीं, p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2 इधर जाएगा, 2 क्यों, ये m अल्फा m वाई भी उधर जाएगा और m अल्फा प्लस m वाई इधर आ जाएगा, ये पी स्क्वायर की वैल्यू होगी। बोले सब हाँ, बोले सब हाँ। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2q एम अल्फा एम वाई अपॉन एम प्लस एम अल्फा प्लस एम वाई। नाउ इफ इट इज दिस थिंग देन यू कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था फॉर्मूला? हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम अल्फा। पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एज 2q एम अल्फा एम वाई अपॉन एम अल्फा ये है और एम अल्फा प्लस एम वाई। 2 से 2 गया, एम अल्फा से एम अल्फा गया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ गई? क्यू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। बोलिए हाँ, बोले राधे राधे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे ही यदि मैं एम वाई की वैल्यू सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल लूँ तो वो कितना आ जाएगा? क्यू एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इन फॉर्मूलों से। क्या किया हमने? देख लो ध्यान से, फिर मैं बता दे रहा हूँ। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोल दिया टोटल एनर्जी यदि क्यू है तो क्यू टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा को मिली और जो काइनेटिक एनर्जी वाई को मिली, ठीक है, दोनों के इक्वल हो जाएगी, दोनों के एडिशन के। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे टोटल एनर्जी हो, दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड होंगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कल हमने निकाला था पी स्क्वायर अपॉन 2 एम अल्फा या पी स्क्वायर अपॉन 2 एम वाई, दोनों के पी सेम थे, ठीक है। तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन एम वाई, एम अल्फा एम वाई का एलसीएम लिया और क्या नाम प्लस माइनस कर दिया। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, 2q उधर चला गया, एम अल्फा एम वाई भी उधर चला गया और दिस थिंग एम अल्फा अपॉन एम वाई नीचे आ गया तो ये आ गया। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन द फॉर्मूला ऑफ के अल्फा। यहाँ पे हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम अल्फा था, वहाँ पे वैल्यू पुट करी और वी गेट द वैल्यू ऑफ के ई ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। एंड एग्जैक्टली सेम वे वी गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the daughter nuclei that is equal to q m alpha upon m alpha plus m y। मुझे क्लियर है? मुझे क्लियर है? ओके, देखो दोनों चीज़ों में लगभग सारी चीज़ कॉमन है, q कॉमन है, m अल्फा प्लस m y कॉमन है ना, बट डिफरेंस कहाँ है? m y और m अल्फा पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि m y ज़्यादा होगा हमेशा m अल्फा से, m y विल बी ग्रेटर देन m अल्फा। क्लियर है? हो गया? समझ में आया? अब देखो
एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे तो इसका इफेक्ट बाद में बात करते हैं हम अच्छे से, लेकिन थोड़ा बात करनी पड़ेगी क्योंकि बैट बीटा डीके में काम आएगा। उतार लिया होगा ना, मैं दोबारा से लिखने वाला नहीं हूँ, साइड में था मैं, उसका मैं पॉज करके उतार लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्या होता है, मास डिफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर मास डिफेक्ट ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये मास डिफेक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट फिनोमेना है समझ में भी आ जाएगा। मास डिफेक्ट, आइंस्टाइन ताऊ आया, ओके, और ही सेड कि ऐसा है भाई साहब, आप इसका वेट लो और इन दोनों का वेट लो, इन दोनों का वेट लो, इक्वल नहीं आता, इन दोनों का टोटल वेट करो, ठीक है, मान लिया 50 ग्राम आया, और इसका वेट करो 50.5 ग्राम है, ठीक है। हालांकि इतना एरर नहीं आता, बहुत कम एरर होती है, लेकिन होती है। तो आइंस्टाइन बोला कि भैया ये क्या हो गया, ई का हो इतबा, ये 0.5 ग्राम कहाँ गया, ये कुठे गेला, ठीक है, जेवण करण गेला क्या, छोड़ मराठी नहीं आती सॉरी, चलो, मतलब कहाँ गया ये 0.5 ग्राम, मतलब बहुत अच्छी खासी एरर थी, ठीक, तो ये कहाँ गया, ओके। तो भाई इसके बारे में बात आई कि सम मास ऑफ न्यूक्लियाई get converted into the energy में बदल जाता है, so mass defect comes into the picture। इसीलिए हमारी जो स्टडी थी, पिक्चर थी, उसमें मास डिफेक्ट आ जाता है। नाउ व्हाट इज द मास डिफेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो मास डिफेक्ट यदि मैं डेल्टा एम मान लूँ, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा यार, इसका मास लो एम एक्स, माइनस कर दो इन दोनों का मास, एम एल्फा प्लस एम या वाई, दिस विल बी द मास डिफेक्ट, ओके। एंड द एनर्जी डेल्टा ई कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ, है ना, आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ई एम सी स्क्वायर, है ना। हालांकि इस पर अभी भी पेज फंसे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने गलत ही प्रूफ किया होगा, पता नहीं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों ने MC की पावर 4 प्रूफ किया है। हालांकि यूनिट वाइज गलत है ये फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया है MC की पावर 4। तो अभी भी ये इक्वेशन जो MC स्क्वायर है, इस पर हमने सारी कहानी तो अपनी डाल दी, लेकिन जो है ये अभी भी संदेह के घेरे में है, ठीक। अब ये आंसर जो आपको मिलेगा वो जूली में मिलेगा, किस में मिलेगा, जूली में। यदि आप मास को रखो केजी में और सी को रखो मीटर पर सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे कहीं पे भी आपको वैल्यू जो है जूल में ना तो पूछेगा ना केजी में देगा, ना तो केजी में देगा ना जूल में पूछेगा। तो उसके लिए क्या जुगाड़ है, तो उसके लिए जुगाड़ है हमारी शॉर्ट फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, एम एक्स माइनस एम अल्फ़ा प्लस एम बाई इंटू 931.5, इसको रट लो और ये आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रट डालो इसको फॉर्मूले को, यहाँ पे आपका अल्फ़ा डीके या अल्फ़ा पार्टिकल रेडिएशन ख़त्म होता है, ठीक है। और इसको उतारो फटाफट, मैं इतना कैमरा देख लेता हूँ सही जा रहा कि नहीं, थोड़ा सा हे चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
उतार लिया, बढ़े आगे, बढ़े। इसके क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे, मज़ा आएगा इसके क्वेश्चनों करने में। रेडियो एक्टिविटी बहुत तगड़ा टॉपिक है। ओके, अब देखो कहानी आई है एक डिफरेंट जगह पे। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो रेडिएशन था वो इजी था समझना, कोई भी ज़्यादा पेच नहीं था उसमें। आया उसके बाद बीटा, देखा गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है एक ही टाइप का रेडिएशन निकालते हैं अल्फा टाइप का। देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी टाइप का भी मिल रहा है। और जो दूसरे टाइप का है उसमें दो चीज़ें कॉमन है, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के हैं उसमें भी। मतलब यदि मैं बात करूं तो 4 टाइप का रेडिएशन निकल रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल 4 टाइप के रेडिएशन निकाल रहे हैं। ओके, उनमें से एक अल्फा था, एक गामा था जो मतलब इनविजिबल लाइट थी, ठीक है। उसके अलावा एक दो ऐसे थे जिनमें कुछ कॉमन था, इसलिए उनको एक ही बोल दिया बीटा डीके। क्या बोलते हैं उसको? बीटा। अब इसमें क्या था, एक था पॉजिटिव डीके, ऑब्वियस बात है, दूसरा था निगेटिव डीके। पॉजिटिव डीके, निगेटिव डीके। क्या देखा गया कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव रेडिएशन निकाल रहा है। आप बोलोगे कि क्या सर क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव तो अल्फा भी था, अल्फा भी तो पार्टिकल पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 चार्ज उस पर प्रोटॉन के थे, 2 प्रोटॉन निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात थी कि केवल और केवल एक ही प्रोटॉन था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओनली सिंगल प्रोटॉन विद नो मास नंबर लिख दूँ, चलो विद नो मास नंबर, ठीक है, या नेग्लिजिबल मास नंबर। ये कंफ्यूजिंग था कि भैया ठीक है पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मास उसका बहुत कम है, नेग्लिजिबल, जिसको अपन लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास है उसके पास, ठीक है। दूसरा देखा गया कि न्यूक्लियस निगेटिव टाइप का भी रेडिएशन दे रहा है, न्यूक्लियस दे रहा है निगेटिव टाइप का, जिसमें निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है ना। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। चलो पॉजिटिव का तुमने मान लिया कि प्रोटॉन ने पॉजिटिव चार्ज अपना निकाल दिया, अपनी जो होता है ना कि ठीक है हम अब आज से कमीनापन छोड़ देते, मतलब मैं बोलूँ आज से प्रांशु वर्मा पढ़ाना छोड़ दे, छोड़ सकता है इंसान है ना। ऐसे ही प्रोटॉन भी, याद रखना हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं, याद रखना है चीज़। जो इनका नेचर है वो हमारा नेचर है, सेम याद रखना। कोई भी इनका नेचर ऐसा नहीं है जो इंसानों में नहीं मिलता, और कोई भी इंसानों का ऐसा नेचर नहीं है, या जानवरों का या दुनियादारी का कोई भी ऐसा नेचर नहीं है जो इनके पास ना हो, सब इनके पास है, इनसे ही सब मिलके बने हैं, तो इन्हीं का नेचर हम बनाते हैं अपने, ठीक है। तो जैसे हम भी किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जा बेवफा जा, तो उसे प्यार नहीं करना, है ना, तो ऐसे ही ये भी कर सकते हैं कि जाओ ठीक है हम छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, अपना नेचर छोड़ दिया, अब हम साधु संत महात्मा फकीर भिक्षु बाबा बन गए हैं, ओके। लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है यार, निगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया वहाँ पे? और देखा गया कि निगेटिव चार्ज इसके पास भी कोई मास नंबर नहीं है भैया, मतलब इसका भी जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो मतलब इसको तो बोलना ही पड़ा कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसको तो बोलना पड़ा कि निगेटिव रेडिएशन जो निकाल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, गड़बड़ा गया सब कुछ। कि भैया रदरफोर्ड भाई साहब ने तो बताया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बोहर ने भी बोला था कि हाँ भाई पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पहले ही लेक्चर जब स्टार्ट किया था न्यूक्लियस का बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉन बेसिक मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन किसी से मिलकर नहीं बना, वो बनाने वाला है,
वो रचना करता है। ठीक है, ये हमारे 3 हैं EPN, दीज आर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश। ठीक, महेश और विष्णु, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, दोनों साथ में रहते हैं, बहुत अपरंपार पावर है, लेकिन इनके टुकड़े हैं, ये टुकड़ों से मिलके बने हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी जो सबको बनाने वाले हैं, सृष्टि रचयिता हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, मतलब उनसे वो सबसे मिलके बने हैं, वो सॉरी उनसे सब मिलके बने हैं, वे किन्हीं से मिलके नहीं बने। ओके, हालांकि बस इसको कॉन्सेप्ट तक ही रखना। कोई बच्चा अब यहाँ पे बोल मत देना कि सर ये तो अपना कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा दिया सारा, संस्कृति और पंस्कृति सब, केवल कॉन्सेप्ट तक रखना, याद करने के लिए सिस्टम बता रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन इज ब्रह्मा, प्रोटॉन इज विष्णु एंड न्यूट्रॉन इज महेश। ठीक है, आगे पीछे भी कर सकते हो, कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सब इनसे मिलके बने हैं, है ना। कण कण में भगवान, समझा दिया मैंने, कण कण में भगवान कहाँ है, देख लो। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि हो सकता है कि महेश जो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ है, जो बहुत ही भोले मतलब न्यूट्रल हैं, वो अपना न्यूट्रल नेचर छोड़ के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या बोल दिया, विष्णु जी बन सकते हैं, विष्णु का अवतार ले सकते हैं, वो अपने अंदर से न्यूट्रल नेचर निकाल के, न्यूट्रल नेचर का मतलब है ब्रह्मा जी के अस्तित्व को अपने अंदर से निकाल के वो विष्णु जी में प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला कि ये है बीटा माइनस डीके का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही था, उसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किया गया और इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई। अभी आपको समझेंगे, कुछ उनमें से चीज़ों को समझा जाएगा। कॉन्सेप्ट ये भी बहुत टिपिकल रहा कि ऐसा क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज तो निकला, विदाउट मास निकला, लेकिन आज तक कभी भी हमने पॉजिटिव चार्ज जो देखा था मास के बिना तो देखा ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन को तो देखने की आदत थी, इलेक्ट्रॉन को तो मास के बिना देखने की आदत थी, मास नंबर के बिना देखने की आदत थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को देखने की आदत नहीं थी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी दिख गया, तो हमने यहाँ पे बोला कि विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अपने अंदर समा के ठीक है, क्या बन गए ब्रह्मा, शिव शंकर भोलेनाथ बन गए। ओके, कहने का मतलब है, चलिए छोड़िए अभी ये संस्कृति पंस्कृति को थोड़ा सा साइड में रखते, काफ़ी देर हो गई। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव जो प्रोटॉन था, हमारा प्रोटॉन जो था, उसने अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। ठीक है, अपना काम धंधा छोड़ दिया जो जिसके लिए वो जाना जाता था, और जैसे ही उसने पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन। तो बीटा डीके इज नथिंग बट द transformation of proton to neutron and neutron to proton। भाई देखो क्या होगा, सोचो, अल्फा निकालते निकालते मेरा जो मटेरियल है बहुत पास पहुंच गया है स्टेबिलिटी के। ओके, स्टेबिलिटी के बहुत पास पहुंच गया, लेकिन यदि उसने अब अल्फा निकाला, ओके, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंचने का मतलब उसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। अभी तक न्यूट्रॉन कम थे, प्रोटॉन ज़्यादा थे, इसलिए वो क्या कर रहा था, रेशो बढ़ा रहा था अल्फा को निकाल के। ओके, अब क्या हुआ, उसने अल्फा निकाला और वो कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। स्टेबिलिटी बेल्ट पे तो पहुंचा नहीं। ठीक है, अब यदि अल्फा खाएगा तो स्टेबिलिटी के नीचे, अल्फा नहीं खाएगा तो स्टेबिलिटी के ऊपर। सिट्टी की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो अब उसने कंसेप्ट क्या करा कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, है वाह मोदी जी वाह। तो हाँ तो उसने क्या कहा कि भैया एक काम करते हैं, हम
उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उन्होंने कहा कि भाई साहब स्टेबिलिटी तो बननी है, स्टेबिलिटी तो बनानी ही है, पक्का है, एक काम कर लो, हम एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे में बदल लेते हैं अपने आप को। बचना है तो न्यूट्रॉन बोला कि मैं प्रोटॉन बन जाता हूँ भाई साहब। यदि प्रोटॉन की कमी है न्यूक्लियस में, ध्यान से सुनो, प्रोटॉन की कमी है तो न्यूट्रॉन ने बोला कि ठीक है मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल के प्रोटॉन बन जाता हूँ। और यदि प्रोटॉन की कमी ना होगी, न्यूट्रॉन की कमी है, ओके, न्यूट्रॉन की दिक्कत आ रही है, तो प्रोटॉन ने कहा कि ठीक है मैं अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, जिससे कि मेरी चीज़ें सही रहे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव बीटा डीके इधर होगा, पॉजिटिव बीटा डीके इधर होगा ताकि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो पाए, इधर होगा, ओके, ताकि न्यूट्रॉन ज़्यादा होकर हम स्टेबिलिटी बेल पे पहुँच पाए। और बीटा निगेटिव डीके इस तरफ होगा, जिससे कि न्यूट्रॉन कम होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर स्टेबिलिटी बेल्ट पे पहुंच पाए। क्लियर? ज़्यादा दूर के लिए अल्फा होगा, नियर बाय के लिए बीटा होगा, ओके। ये कंसेप्ट था बीटा डीके का। अब हमें इसको बड़े आराम से लिखना है इज्जत के साथ। अभी तो हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें अब देखेंगे, ठीक है। तो डालो पहली हेडिंग पॉजिटिव बीटा डीके या बीटा पॉजिटिव डीके। मैंने क्या बोला, आई टोल्ड यू बिफोर कि जब भी कोई मटेरियल देखो, जैसे कि एक्स जेड ए, ओके, इसमें से यदि पॉजिटिव बीटा डीके का मतलब क्या था, पॉजिटिव बीटा डीके का मतलब चार्ज 1 ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे और मास 0, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे z, यहाँ पे +1 आ गया तो z -1 हो जाएगा, और ऊपर तो कुछ है नहीं तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर विल रिमेन ए। को दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे समस्या हुई। देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने नेचर को बदलोगे तो बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं दुनिया में, ठीक है। कोई लोग आप पे विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अब कुछ लोग करेंगे, नहीं करेंगे, उसमें आप बहुत परेशान होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि हम चीज़ देख पा रहे थे अच्छा, पहली बात तो इसका नाम हमने कुछ रखा, इसका नाम हमने रखा पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रखा, पॉजिट्रॉन, मतलब सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है। ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन के जैसा मास रखता हो और प्रोटॉन के जितना चार्ज रखता हो, ओके। पॉजिट्रॉन इज दैट मटेरियल, दैट पार्टिकल विच हैज़ मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन, ओके। तो उसको पॉजिट्रॉन। लेकिन इसके साथ समस्या क्या हुई कि देखो पॉजिट्रॉन के पास मास बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो सारी काइनेटिक एनर्जी इसी के पास होनी चाहिए इस समय, क्योंकि अल्फा पार्टी के पास मास था 4 AMU का मास था, अच्छा खासा मास। यहाँ तो 0 है, 0 AMU से भी बहुत कम है, इतना कम है कि हम 0 मान लिए उसको। तो सारी काइनेटिक एनर्जी लगभग इसी के पास चली जाएगी। वाई तो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वाई तो वैसे भी भारी है, उसके मास में तो कोई चेंज भी नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ से देखा गया कि भैया ऐसा नहीं होता कि पॉजिट्रॉन के पास सारी एनर्जी पहुँच जाए। पॉजिट्रॉन कोई पॉजिट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से निकलता है 99 काइनेटिक एनर्जी लेके, और कोई थोड़ी कम लेके निकलता है। इस वेरिएबिलिटी को देखा गया, ओके। काइनेटिक एनर्जी में आने वाली इस वेरिएबिलिटी को देखा गया पॉजिट्रॉन्स में, और समझा गया इसको क्या करें, ठीक है। इसको समझा गया कि कैसे करें। तो यहाँ पे 2 फंडे प्रॉब्लम दे रहे थे। पहला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ
स्पिनिंग मोमेंटम, ये स्पिन मोमेंटम, ठीक है, मतलब जो स्पिन होने का, आप क्रिकेट में होता है ना स्पिन, ओके, मूव करने का। तो दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो इन दोनों चीज़ को इक्वेट करने के लिए कि भैया आप शांत हो जाओ, हम आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम स्टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक न्यूट्रियन लगा दिया। क्या लगा दिया? न्यूट्रियन, ओके। ये क्या था? इसकी प्रॉपर्टी बताई गई कि ये इनविजिबल है। केवल कॉन्सेप्ट है ये, केवल कॉन्सेप्ट, चीज़ों को समझा के रखने के लिए बस, ठीक है। एक तो इनविजिबल है, स्पीड इसकी इक्वल टू सी है, लाइट की स्पीड के इक्वल इसकी स्पीड है, ठीक है। और ये जो है क्या नाम जो है ना आपका, मासलेस है, मासलेस है, ओके, मासलेस है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई, न्यूट्रियन के बारे में, ठीक है। केवल यही था बीटा टिके, कोई उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि बस आपको क्या करना है। यहाँ पे जेड है, इसके पास हमेशा चार्ज कितना रहेगा, एटॉमिक नंबर इसके पास रहेगा 1 पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 माइनस करना पड़ेगा हमको, ओके। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। तो इट वाज बीटा डीके, ये बीटा डीके था। उसके अलावा सब कुछ चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, हैं, हाँ, ओके, हटा दें। चलिए, इसके बारे में और कुछ है ही नहीं है ऐसा। माइनस डीके की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे एंट्री न्यूट्रॉन है, वहाँ पे कौन है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी दिक्कत आएगी इसकी की, दोनों चीज़ों की वहाँ पे भी दिक्कत है। माइनस बीटा डीके है, मतलब जेड ए इक्वल्स टू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो माइनस का ही है, ओ सॉरी माइनस का 1 है, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। और एटॉमिक मास 0, माइनस का 1 है, ओके, माइनस का 1 है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। वेट, ओके, मास जो है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू जेड, ये याद रखना, क्योंकि हमें सेम बनाए रखना है उस चीज़ को। और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट उसी चीज़ की दिक्कत आ रही थी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ज़्यादा एनर्जी इसके पास रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, एनर्जी इसके पास भी जा रही थी शायद, लेकिन इसके पास भी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने निकाला फिर से कोई एक कॉन्सेप्ट, और इसको बोल दिया एंटी न्यूट्रियन। क्या बोल दिया, एंटी न्यूट्रियन, ठीक है। और इस ये तो सिंपल आपको दिख रहा है कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन। आप इसके बारे में लिख सकते हो पॉजिटिव माइनस बीटा डीके के बारे में, माइनस बीटा डीके के बारे में, कि भैया जब इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से, तो होता है ये हादसा, हाँ क्लियर है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदि इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, C614, क्या हो जाएगा, माइनस निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 किसका होता है, न्यूट्रॉन का, 14, ठीक। और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज की भी वही है, सेम है, बस एंटी क्यों कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के साथ था, वो पॉजिट्रॉन्स के साथ था, पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा था, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें बीटा डीके में आई,
दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, हाँ, कि आगे का, चलो आगे का भी देख ही देते हैं। ये कम से कम रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा, फिर लॉ ऑफ रेडिएशन बचेगा। हटा दूँ मैं इसको? कुछ नहीं है भाई, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि माइनस बीटा डी के है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज दो, एटॉमिक नंबर 0 दो, ठीक, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव बीटा डी के मतलब पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज दो। हो क्या रहा है एक्चुअली में, देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट तो समझने को समझते रहो। अब एक्चुअली में क्या बोला गया है कि ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलके बने हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, तो उससे बना न्यूट्रॉन। उससे कौन बना? न्यूट्रॉन। ये कंसेप्ट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, दुनिया ख़त्म हो जाती है ना। सब बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे में मिल गए तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं होते, न्यूट्रॉन बन जाते हैं वो, ठीक है। क्या बन जाते हैं? न्यूट्रॉन बन जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन बनने से भी खतरनाक है चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगी तो सब चीज़ें आएंगी कहाँ से, और है ना, कॉन्सेप्ट आएंगे कहाँ से। तो जितना ज़रूरी था न्यूट्रॉन का बनना, उतना बन गया न्यूट्रॉन शुरुआत में। जब ब्रह्मांड बना होगा, यूनिवर्स बना होगा, तो उसी टाइम पे जितने न्यूट्रॉन बनने थे, जितने न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत थी दुनिया में, उतने न्यूट्रॉन बन गए। ओके, और क्या पता अभी भी बन रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे, अभी भी बन रहे हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में मिल रहे हो, है ना। लेकिन अब जो है उतने रेट से नहीं मिले, कुछ मटेरियल्स में इतने ज़्यादा मिल गए कि वे ज़्यादा हो गए, तो अब वे धीरे 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 अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, तभी आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। ध्यान से देखो, क्या बोला मैंने? न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे यदि मैं बात करने लग जाऊँ, ध्यान से देखो, तो ए एक्स जेड, ठीक है, ए एक्स जेड, इसमें से निकालो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज निकालो तो y बन जाएगा, ये z-1, ये ए। ओके, दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है, मैंने उल्टा लिख दिया उधर, ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, दूर दूर से देखो तो, है ना। लेकिन अंदर देखो तो क्या हो रहा है, अंदर देखो तो क्या हो रहा है। एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन प्रोटॉन का मास 6.72, न्यूट्रॉन का मास 1.674, थोड़ा ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मास कम है, KUM कम है, और यहाँ पे जो है इसमें, बल्कि ये इसमें नहीं, इसमें मास ज़्यादा है। मतलब मैं मास ऑफ y बोलूँ इज़ नॉट इक्वल टू, बल्कि इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ x। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या दुनिया में? कभी देखा है आपने कि आपने 5 किलो का एक टुकड़ा लिया, उसको तोड़ दिया और उसका वजन 6 किलो हो गया? कभी देखा? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। और कई बच्चे कोई बात खुराफाती दिमाग कराओगे कि सर पानी में डाल दिया, पानी का वजन भी बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं डाला, कुछ चेंज नहीं किया उसमें। ओके, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ध्यान से सुनो यार, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी थे, इसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं बोला? लो अच्छा, एक काम करते हैं, एक प्रोटॉन मतलब 1p1 लिख लो, इट्स कन्वर्टेड इनटू 1 एन, सॉरी चार्ज तो उसका 0n1 है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, है ना। और क्या निकला? प्लस E0, ये निकला, ठीक, ये निकल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूट्रॉन का चार्ज मास ज़्यादा होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 1 से कम रहेगा वैल्यू, मतलब उससे कम रहेगा। तो यहाँ पे मास कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है। तो ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, है ना। ये प्रॉब्लम आई, तो बोला गया, दो कॉन्सेप्ट आए यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट इसको समझाने के लिए कि मास ज़्यादा कैसे हो गया,
हाउ मास बिकम लार्ज। ठीक है, ये वो वाली बात होगी ना राहुल गांधी वाली, कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, इधर से प्रोटॉन डालो उधर से न्यूट्रॉन निकालो, इधर से 1 किलो डालो वहाँ से 2 किलो निकलेगा, है ना। हाँ, दुगना होता। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आप, दो चीज़ें दी गई। पहली तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जिसकी वजह से न्यूक्लियन बंधा हुआ है ना। कहा गया कि प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन का कन्वर्ट करते टाइम पे बाइंडिंग एनर्जी से कुछ एनर्जी उधार ली और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मास में, इस फॉर्मूले के थ्रू। बस आइंस्टाइन ने समझा दिया कि बाइंडिंग एनर्जी को प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते टाइम उधार लिया और c² से डिवाइड करके अपने आप को मास में कन्वर्ट कर लिया। जितने मास की जरूरत है उतने मास में कन्वर्ट करके अपने आप को न्यूट्रॉन बना लिया। ठीक, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि इसको कॉन्सेप्ट को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि ऐसा होने से तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत पास में, एकदम नियर बाई, सबसे पहला वाले शेल में जिसमें के बोलते हैं जिसको हम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत पास में है, न्यूट्रॉन के नियर बाई है। तो प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खा लिया और खा के न्यूट्रॉन में बंद किया। जो मैं आपको थ्योरी पहले दिया था कि ब्रह्मा और विष्णु एक बन के महेश बन गए। ठीक, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने पास और किस में बन गया, न्यूट्रॉन में बन गया। लेकिन इस थ्योरी को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि ऐसे यदि करा होता तो उसको अपना पॉजिटिव चार्ज खोने की ज़रूरत ही क्या थी। यदि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा के न्यूट्रॉन बन जा रहा है, तो ऐसा करने के बाद उसमें से रेडिएशन क्यों निकलता। तो ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ओके, जब आप MSc BSc कर लोगे, BSc के बाद MSc रिसर्च करोगे तो फिर कर लेना, फिर सही करवा देना, मैं भी सही पढ़ाने लग जाऊँगा। ओके, चलिए, ये समझ में आ गया। गामा रेडिएशन कुछ नहीं है। गामा रेडिएशन क्या है, गामा रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, न्यूट्रल वेव होती है, न्यूट्रल EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि स्पीड से चलती है, लाइट की स्पीड से, c की वैल्यू से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, होता क्या है उसका समझ लो, कुछ नहीं है इसमें, 2 लाइन लिख लेना। ठीक, कुछ नहीं होता इसके पास। ठीक, ये एनर्जी है, केवल इनविजिबल है। इनविजिबल क्या है कि न्यूक्लियस जब भी ठीक, जब भी अपने अंदर से अल्फा या बीटा डीके निकालता है, ठीक है, अपने आप में बदलाव लेता है, तो उस टाइम पे वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड न्यूक्लियर। ओके, अब इस एक्साइटेड न्यूक्लियर को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये अनस्टेबल है, सीधी सी बात है, उसको स्टेबल बनाने के लिए वाई रेडिएशन निकलता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सीधा उससे है, हमारे इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही जिस अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी पाया और ऊपर वाली ऑर्बिट में एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन वो वहाँ टिकता नहीं है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहाँ पे रहता है और उसके बाद नीचे आ जाता है तुरंत। और जैसे जैसे नीचे आता है वो फोटोन में अपनी एनर्जी को निकालता है। समझ में आया कि नहीं, फोटोन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को निकालता है ताकि वो स्टेबल हो पाए। यहाँ पे भी न्यूक्लियस गामा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो स्टेबल हो पाए। केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट हो गए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा गामा रेडिएशन भी क्या है। तो एक काम करते हैं, कल को उतारना तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक। तो कल को आप लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में और चैप्टर को हम आगे ले जाएंगे, अगली दिशा में ले जाएंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं, है ना। आराम करिए सब लोग। थैंक यू एवरीवन।